यूनिट टेस्ट अक्टूबर का 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम में। में सेक्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द राइट आंसर। ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन है, उसके ऊपर से हमको राइट आंसर पसंद करना है। तो विच राइट इज कंसीडर्ड एज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर आम्बेडकर। डॉक्टर आम्बेडकर के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का सोल क्या है? सोल मतलब कि आत्मा, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी आत्मा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? तो आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सेकंड क्वेश्चन है, हु सेड द फॉलोइंग लाइन। हमको एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, फ्रीडम मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ, और मैं इसे पाकर ही लूंगा, दम लूंगा। तो ये जो वाक्य है किसने बोला है? तो आंसर है बाल गंगाधर तिलक। थर्ड ऑप्शन है, ब्लैंक इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर एरिया के टर्म पे भारत का कौन सा रैंक आता है? तो रैंक नंबर 7 है। जो भारत का रैंक एरिया के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में 7th रैंक है। नेक्स्ट है राइट, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स लिखना है यहाँ पे। तो पहला है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन वाइस प्रेसिडेंट होता है? तो आंसर है ट्रू, ठीक है, कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो जो राज्यसभा चलती है दो, ठीक है, एक लोकसभा होती है राज्यसभा, तो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट, तो ये ट्रू है। आंसर इन शॉर्ट ये करना है कंप्लीट, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको शॉर्ट में आंसर हमको देना है। तो फर्स्ट है कि हु प्रेसिडेंट्स द बिल इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब होता है संसद, नाम सुना होगा, कि संसद के अंदर बिल जो होता है कौन बिल कौन अध्यक्ष पास कराता है, या तो ठीक है पेश करता है वहां पे? तो फाइनेंस मिनिस्टर। सेक्शन बी, आंसर द क्वेश्चन पॉइंट वाइज। क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके आंसर देना है। तो फर्स्ट है, व्हाई डिड गांधी जी कॉल रॉलेट एक्ट एज ब्लैक लॉ। एक एक्ट आया था, ठीक है, एक लॉ बना था रॉलेट एक्ट, उसको गांधी जी ने ब्लैक लॉ क्यों कहा था? तो आंसर है कि द प्रोविजंस ऑफ द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजन थे, प्रोविजन मतलब के जो भी उसके नियम थे, रूल थे, उसमें क्या था कि एम्पावर्ड द गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट को ये एम्पावरमेंट या तो ये उसको हक दिया गया था टू अरेस्ट एंड डिटेन विदाउट ट्रायल। तुम किसी को भी डिटेन कर सकते हो, मतलब कि पकड़ सकते हो विदाउट एनी ट्रायल, मतलब उसके ऊपर केस किए बिना, कोई भी तुमको अगर सिर्फ शक हो, एनी इंडिविजुअल मैरली ऑन सस्पिशन, अगर सिर्फ तुमको शक है तो भी तुम उस व्यक्ति को डिटेन कर सकते हो, मतलब कि अरेस्ट कर सकते हो। देयरफॉर गांधी जी कॉल्ड द रॉलेट एक्ट एज एज द एज द ऑफ रॉलेट एक्ट ब्लैक एक्ट, इसीलिए गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा था? ब्लैक एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट मतलब कि हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं, जो हमको गवर्नमेंट ने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको राइट दिया है हमारे देश में, ठीक है, वो हमारे लिए जरूरी क्यों है? तो फर्स्ट है, फंडामेंटल राइट आर चूज ह्यूमन विच रिकॉग्नाइज राइट्स एंड गारंटीड बाय स्टेट। मतलब कि फंडामेंटल राइट एक ऐसे चीज है जो कि व्यक्ति को मिलते हैं, कौन देता है? तो सरकार द्वारा उनको व्यक्ति को दिए जाते हैं अधिकार। These rights are incorporated in the Constitution and enforced by the judiciary। और ये जो राइट होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे देश के संविधान में उसका शामिल किया गया है, ठीक है, ये राइट्स को, एंड एनफोर्स्ड बाय द जुडिशरी। और हमारी जो न्याय प्रणाली है, हमारे देश के अंदर न्याय प्रक्रिया है, ठीक है, उसके द्वारा हमको न्याय मिल सकता है, ये राइट के द्वारा। अगर हमारे पास ये राइट है तो सरकार में जो न्याय पद्धति होती है उससे हमको हमारा न्याय मिल सकता है। सेकेंड पॉइंट है, फंडामेंटल राइट आर इनिशियल फॉर अवर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। देश के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी के डेवलपमेंट के लिए ये राइट जो है बहुत जरूरी है।
These enable every individual to live a life of self respect and dignity। और ये जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जो गवर्नमेंट ने हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसके द्वारा हम सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जी सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान, डिग्निटी मतलब के हमारा वही डिग्निटी मतलब आत्मसम्मान ही होता है। फोर्थ पॉइंट है पीपल कैन लिव अ पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस लाइफ बाय इन अवेलिंग द फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट के द्वारा जो लोग हैं शांति से और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। फिफ्थ है फंडामेंटल राइट्स आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब कि लोकशाही, ठीक है। तो हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो फाउंडेशन है डेमोक्रेसी के। गिव रीजन राज्यसभा इन द पार्लियामेंट हाउस। मतलब कि जो राज्यसभा है उसको हम परमानेंट हाउस, राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस बोलते हैं, तो हमको उसका कारण बताना है कि ऐसा क्यों है। तो फर्स्ट पॉइंट है द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर। मतलब कि जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो 6 साल में उनको इलेक्ट मतलब के पसंद किया जाता है। सेकेंड है हाउ एवर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर, और कोई कारण से, ठीक है, उसमें जितने भी मेंबर होते हैं उसमें से 1/3 जो मेंबर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर, और हर 2 साल में। एंड एज मैनी न्यू मेंबर आर इलेक्टेड, मतलब हर 2 साल में वहां से 1/3 जो वहां के मेंबर होते हैं वो रिटायर होते हैं, ठीक है, और नए मेंबर वहां पे फिर इलेक्ट होते हैं। द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द राज्यसभा। डिसॉल्व मतलब भंग करना, तो जो प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। इन दिस वे द राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। इसीलिए जो राज्यसभा को क्या बोलते हैं, परमानेंट हाउस। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इम्पैचमेंट। अब इम्पैचमेंट बोलते किसको है, तो इम्पैचमेंट प्रोसीजर उसको बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से पढ़ते हैं, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रेसिडेंट को उसके जो उसके जो कुर्सी है या तो उनका जो पोजीशन है उस पोजीशन से उनको हटाना, ठीक है, उसको बोलेंगे इम्पैचमेंट। अब यहाँ पे दिया हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द इम्पैचमेंट प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इम्पैचमेंट प्रोसीजर है वो होता है रिमूवल मतलब निकाल करना, उनको हटाना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट को हटाने की एक प्रोसीजर है, उसको बोलते हैं इम्पैचमेंट प्रोसीजर। सेकेंड पॉइंट, द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पैच्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि प्रेसिडेंट को हम क्यों इम्पैच कर सकते हैं, क्यों क्यों उनको निकाल क्यों सकते हैं, क्या रीजन क्या हो सकता है, तो पार्लियामेंट ऑफ द वायलेशन, पार्लियामेंट के अंदर अगर उन्होंने वायलेशन किया हो, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ राइट्स को उन्होंने नजरअंदाज किया हो या राइट्स के भंग किया हो नियम को। एंड एक्ट ऑफ थ्रेसन, थ्रेसन बोलते हैं देशद्रोह, ठीक है, जो हमारे देश के हित में ना हो वो चीजें करना। अगर उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि वो, ठीक है, देशद्रोह हैं, तो उनको इम्पैचमेंट प्रक्रिया के द्वारा उनको निकाल सकते हैं। द इम्पैचमेंट मोशन कैन बी मूव्ड इन आइदर हाउस, ठीक है, एंड पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी। मतलब कि ये जो इम्पैचमेंट मोशन जो होता है, ये जो प्रोसीजर होता है, ये दो सभा, राज्यसभा या लोकसभा किसी में से भी हो सकता है। एंड पास्ड बाय, उसको पास कौन करता है, बाय 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। उसमें से अगर 2/3 मेजोरिटी जो होती है अगर वो उनके अगेंस्ट होती है, ठीक है, तो उनको उनके ऊपर आरोप सिद्ध किया जाता है। द प्रेसिडेंट आर फाइनलाइज, और उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं उनको फाइनल किया जाता है कि ये उनके ऊपर चार्जेस हैं। द अदर हाउस कंडक्ट्स द इंक्वायरी ऑफ द चार्जेस, और जो दूसरी हाउस होता है, ठीक है, उसमें होता है इंक्वायरी ऑफ द चार्जेस, जो जो कि उनके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं उनकी इंक्वायरी होती है। द प्रेसिडेंट और हिज अटर्नी इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रिफ्यूट द चार्जेस। और जो सेकंड जो हाउस होता है वहां पे प्रेसिडेंट और उनके जो अटर्नी मतलब होते हैं कि लॉयर उनके जो होते हैं वो उनको या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं उनको खत्म करें। रिफ्यूट मतलब कि उनको अपनी वो सफाई पेश करें यहाँ पे। एट द एंड इफ द हाउस फाइंड द प्रेसिडेंट गिल्टी, लास्ट के अंदर अगर जो हाउस है, ठीक है, हाउस मीनिंग के राज्यसभा या जो जो ये सब कंडक्ट कर रहा है,
वहां पे प्रेसिडेंट अगर गिल्टी होते हैं तो पासेस द इम्पैचमेंट मोशन बाय 2/3 मेजोरिटी। तो जो प्रेसिडेंट होता है तब हम ये इम्पैचमेंट मोशन वहां पे लागू करते हैं बाय 2/3 मेजोरिटी वोटिंग के द्वारा। देयर आफ्टर द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, और फिर बाद में प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से निकाल दिया जाता है। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ इम्पैचमेंट। हाउ मैनी पेनिसिलर प्लेट्यूस आर देयर? पेनिसिलर प्लेट्यूस, ठीक है, कितने हैं? तो पेनिसिलर प्लेट्यूस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मालवा प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विथ हाउ मैनी कंट्री? इंडिया जो है, ठीक है, अपनी जो बाउंड्री है वो कितनी कंट्रियों के साथ शेयर करती है? गिव देयर नेम, और उनके नाम देना है, मतलब कि हमारे देश के नेबर में कितने कंट्री हैं उनके नाम देना है हमको। आंसर है इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विथ 7 कंट्री। इंडिया जो है 7 कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान टू नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि भारत के नॉर्थ और वेस्ट का हिस्से में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है, वहां से बाउंड्री शेयर करती हैं। चाइना, भूटान, म्यांमार टू द फार ईस्ट, ठीक है, फार ईस्ट एंड बांग्लादेश टू द ईस्ट, ईस्ट के अंदर बांग्लादेश है, ठीक है, और चाइना, भूटान, म्यांमार टू द फार ईस्ट। श्रीलंका फ्रॉम द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में जो बॉर्डर शेयर करते हैं जिस कंट्री के साथ वो है श्रीलंका। एंड मालदीव, मालदीव जो देश है, ठीक है, वहां पे हम कौन सी बॉर्डर शेयर करते हैं? साउथ वेस्ट की। आर 2 कंट्रीज विथ वाटर बॉर्डर्स, जो कि समुद्री सीमाओं से हम शेयर करते हैं। सेक्शन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, राइट अबाउट द फॉलोइंग फॉरेन रेवोल्यूशनरी। यहाँ पे लिखना है कि फॉरेन मतलब हमारे देश के बाहर जो भी क्रांति हुई है, ठीक है, किन किन ने लाए हैं, क्या क्या क्रांति हुई है देश के बाहर हमारे। तो लाला हरदयाल, तो उन्होंने क्या किया था? तो द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग later name as Gaddar Party was formed by the लाला हरिदयाल in America। लाला हरिदयाल ने अमेरिका के अंदर एक लीग थी वो बनाई थी, द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, उस बाद में उसका नाम रख दिया गया गदर पार्टी। सेकंड है मैडम कामा, मैडम कामा ने क्या किया था रेवोल्यूशनरी में? तो मैडम कामा वाज कोऑर्डिनेशन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, अनफ्लर्ड इंडियन फ्लैग एट द स्टटगर्ट इन 1907। स्टटगर्ट के अंदर 907 में उन्होंने भारत का फ्लैग जो है वो फहराया था बिफोर द इंटरनेशनल सोशलिस्ट इन कॉन्फ्रेंस इन पेरिस, पेरिस के अंदर फ्रांस के अंदर पेरिस में कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब। मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा ने क्या किया था? तो मदन लाल ढींगरा एसिशिनेटेड विलियम वेली, विलियम वेली को उन्होंने मारा था, हत्या की थी उनकी। राइट शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला मैस्कर, जलियांवाला बाग जो कि फेमस है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है हमको। तो आंसर है कि अ पब्लिक मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर ऑन 13 मार्च 1919 13 मार्च को, ठीक है, जलियांवाला बाग के अंदर अमृतसर में है, जो कि वहां पे एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट किया था, उसके अगेंस्ट ये मीटिंग रखी गई थी। डॉक्टर सत्यपाल थे उसमें, डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू एंड कंडेम द रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के विरोध में भी ये मीटिंग रखी गई थी। थाउजेंड ऑफ अनआर्म्ड पीपल हैड असेंबल ऑन द बैसाखी डे फॉर द जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग के अंदर बैसाखी के दिन, जो कि पंजाबियों का एक बहुत फेस्टिवल होता है उस दिन, वहां पे काफी हजारों लोग वहां पे अनआर्म्ड मतलब बिना हथियार के वहां पे असेंबल मतलब के इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर विदाउट गिविंग प्रीरियर, जनरल डायर ने कोई भी,
ठीक है, सूचना या कुछ भी पहले नोटिस नहीं दिया, वार्निंग दी, ऑर्डर द सोल्जर, और वहाँ पे जो सोल्जर थे उनके साथ टू ओपन फायर, और उनको ऑर्डर दे दिया ओपन फायर करने के लिए ऑन द असेंबल्ड पीपल, वहाँ पे जो लोग भी इकट्ठे थे उनके ऊपर। विद इन लेस देन 10 मिनट, 10 मिनट के से कम समय में अबाउट 1500 राउंड्स वेर फायर्ड, कुल 1500 गोलियां चली थी, किलिंग 379 पीपल, जिन्होंने 379 पीपल, ठीक है, मारे थे, एंड कॉजिंग इंजरी टू 1200 पीपल, और जिनको इंजरी हुई थी 1200 पीपल को। दिस मैस्कर वॉज कंडेम्ड ऑल ओवर द कंट्री, और ये जो मैस्कर हुआ था इसके लिए पूरे देश में काफी लोगों ने विरोध किया था। एक्सप्लेन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। एक भारतीय सिटीजन होने के नाते हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या, वो बतानी है हमको। तो इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, कि इंडिया जो है सबसे पुरानी सभ्यता है इन द वर्ल्ड, पूरे भारत के पूरे विश्व में, हैविंग रिच कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज, जहाँ पे संस्कृति और वहाँ का इतिहास जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, बहुत समृद्ध है। दी हेरिटेज प्लेसेस आर मिरर ऑफ अवर कल्चर, और जो कि हेरिटेज प्लेसेस जो होते हैं वो हमारे कल्चर का दर्पण होती है, मतलब हमारा संस्कृति हमको क्या सिखाती है वो हम हमारे हेरिटेज प्लेस को देख के हम बता सकते हैं बिफोर द वर्ल्ड के सामने। वी शुड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, हमको लोगों को अवेयर करना चाहिए, नॉट टू कॉज डैमेज टू द प्लेसेस ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, हमारी जो कल्चर और हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं उनको नुकसान ना पहुंचाएं, इसीलिए लोगों को हमको अवेयर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि उनको नुकसान ना पहुंचाएं। कॉजिंग डैमेज टू दिस प्लेस इज अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, और ऐसी जो प्लेसेस होती हैं उनको नुकसान पहुंचाना एक बहुत जघन्य, बहुत खराब ऑफेंस है, अपराध है। वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम कमिटिंग दिस हिनियस ऑफेंस, और हमको ऐसे जो ये जो एक्ट करते हैं, ठीक है, ऑफेंस मतलब के सब डैमेज करते हैं जो भी प्रॉपर्टी, उनको रोकना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। Therefore, preservation of cultural and historical heritage is the fundamental duty of every citizen. इसीलिए कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज हमारा जो, ठीक है, वारसा है, ठीक है, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है एवरी सिटीजन की। सेक्शन डी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं उनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा द मेंबर इलेक्ट वन, लोकसभा में मेंबर जो होते हैं वहां पे वो लोग किसी एक व्यक्ति को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। द स्पीकर इज सिलेक्टेड फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 सक्सेसर इज इलेक्टेड, जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो 5 सक्सेसर के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। हाउएवर ही में रिजाइन अर्लियर, बाद में वो भले रिजाइन कर दे अपनी जॉब से या अपने पोस्ट से। द स्पीकर में बी रिमूव्ड बाय द हाउस, या तो जो स्पीकर होता है, ठीक है, हाउस लोकसभा या राज्यसभा से उसको निकाला भी जा सकता है आफ्टर गिविंग 14 डेज नोटिस, 14 डेज की नोटिस देकर उनको निकाल दिया जा सकता है बाय सिंपल मेजोरिटी वोट, और किस द्वारा, अगर मेजोरिटी उनको निकालना चाहती है तो वोटिंग के द्वारा। द स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिस ऑफ द लोकसभा हु कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस अकॉर्डिंग टू द रूल एंड प्रोसीजर एंड इज नॉन पार्शियल मैनर, स्पीकर वो होता है जो कि लोकसभा की ऑफिस में बैठकर, ठीक है, रूल के हिसाब से, ठीक है, टू प्रोसीजर एंड इन द नॉन पार्शियल मैनर, और रूल के हिसाब से अपने पूरे काम करते हैं और पार्शियल नहीं होते हैं वो। He protect the dignity of the house and privilege of its, यहाँ ऑफ आएगा, of its members, वो क्या करते हैं, ठीक है, जो हाउस होता है लोकसभा या राज्यसभा उसकी
उसकी डिग्निटी, उसके सम्मान को बरकरार रखते हैं, एंड प्रिविलेज ऑफ इट्स मेंबर, और वहाँ के मेंबर को भी प्रोटेक्ट करते हैं वो। अ मेंबर में एड्रेस द हाउस ओनली विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर। जो मेंबर होता है, ठीक है, जो वहाँ के हाउस के जो मेंबर होते हैं वो इनकी परमिशन, स्पीकर की परमिशन लेकर वो अपने जो बात करते हैं वहाँ पे अपने बिल पास करवाते हैं, या तो अपनी बात वहाँ पे करते हैं। द स्पीकर एंश्योर ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस इन द हाउस बाय प्रीरियर कंसोलेशन विद द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन द लोकसभा। जो स्पीकर होते हैं वो ये एंश्योर करते हैं कि वहाँ पे जो भी बिजनेसेस या जो भी काम या बिल पास वगैरह जो हो रहे हैं इन द हाउस, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा लोकसभा में किए जाते हैं, उसको कंडक्ट करते हैं वो, या तो उनको ऑर्डर देते हैं। ही गिव्स रूलिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज्ड बाय द मेंबर। जो भी पॉइंट वहाँ के मेंबर के द्वारा उठाए जाते हैं, ठीक है, उनको सुनते हैं। ही रूलिंग इज रिगार्डेड एज फाइनल, और लास्ट में वो अपना जो भी उनका मंतव्य होता है, उनके ओपिनियन होता है, वो बताते हैं। ही डिसाइडेड वेदर अ बिल इज अ मनी और अ ऑर्डिनरी बिल। वो बताते हैं लास्ट में, वो डिसाइड करते हैं कि ये जो बिल है ये मनी के तौर पे है या और ऑर्डिनरी बिल।